घाटी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही आहे। नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े। प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी। आवाज़ इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और संविधान चौक में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। 19 जून इस डेट को विश्व सिकल सेल दिन के नाम से जाना जाता है। ये सारे वो सिकल सेल के पेशेंट हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की तकलीफ़ है और जिनके साथ हर बार अन्याय होते गया है। इन्होंने अपनी एक पैदल रैली निकाली थी जो कि तकरीबन बर्डी से लेके यहाँ तक ये सारे पेशेंट लोग चल के यहाँ तक आए हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं इनकी क्या दुख भरी दास्तां है, किस तरह का अन्याय इनके साथ होता है और किस तरह का व्यवहार इनके साथ होता है। इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। आज का ये तो जागतिक सिकल सेल दिन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ओर से 2008 में इसके बारे में घोषणा की गई थी, जिसके लिए 19 जून को 2009 से चालू हुआ है। इसके पहले हमारे जो WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से मई 2006 में इसके बारे में सिकल सेल एक डेंजरस बीमारी है, जानलेवा बीमारी इसकी घोषित की गई थी। इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि हम भारत जो देश है वो WHO का भी मेंबर है और हमारे यूनो का भी मेंबर है, माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। लेकिन आप देखते ही होंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, देखते होंगे कि इसमें कोई जागृति नहीं है। ये मेंबर सिर्फ है, पता नहीं है वहाँ जाके क्या करते हैं। क्योंकि ये सिकल सेल की बीमारी ये गरीब लोगों में जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, जिनके कोई साधन सुविधा नहीं होते हैं, ये एजुकेटेड नहीं होते हैं, पिछड़ी जाति के होते हैं, तो इसीलिए उनके कोई अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है। और सरकार हमेशा ये बोलती है हम तो गरीब के लिए अपनी जी जान देंगे, वो जी भी नहीं देते और जान भी नहीं देते। ऐसा सारा गड़बड़ घोटाला है। ये थोड़ी खुशी की बात है कि हमारे नागपुर क्षेत्र के लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी आई है, लेकिन जहाँ जानकारी नहीं गई है वो समझ जाए कि जिसके घर में एक पेशेंट सिकल सेल का है उसका परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उनको हर साल माने जब से पैदा हुआ है उसके 1 साल के बाद तो जब तक वो उसका जिंदा है तब तक हर साल उसको 8 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करने पड़ते हैं। वो क्या है, नॉर्मल लाइफ के लिए, उससे कोई नहीं है। इसकी तो ये सिकल सेल ऐसी बीमारी है, इसके लिए विश्व के किसी भी पैथी मैंने होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो, किसी भी पैथी में इस बीमारी की दवा नहीं है। सरकार ने जब हमने आवाज़ उठाया है, आपको मालूम होगा NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान ये सरकार ने 2005 में चलाया था। और वो जो टाइटल है उसमें पता चलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ये बीमारी देहातों में पाई जाती है, लेकिन वो सिकल सेल बीमारी का उसमें प्रावधान नहीं था या समावेश नहीं था। बाद में हम लोग यहाँ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है जो सुधन्य नागरिक है, इनके मदद से हमने एक जनपत्र आंदोलन माने ये स्टार्ट किया है। और हमने यहाँ के प्लानिंग कमीशन और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको हमने निवेदन दिया और तब कहीं जाके 2007 में सिकल सेल का समावेश किया गया और तब से सिकल सेल का प्रोग्राम चल रहा है। सिकल सेल के अंतर्गत आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनके साथ एक समाज किस तौर से ट्रीट करता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? समाज तो मैं 10 साल से, हमारे पिछले 23 साल से काम कर रहा हूँ। और 20 साल पहले जब मैं लोगों के पास जाता था तो वो लोग नहीं हमारे घर में कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं है, उसके सारे लक्षण वैसे लगते थे। लेकिन ये तो छुपाया नहीं जाता है। तो शुरू में इसके बारे में लोग डरते थे, बताते नहीं थे। लेकिन आजकल आप देख ही रहे कि सभी कहाँ से लोग आए हैं, अब उसको डरने की कोई बात नहीं। ये कोई एड्स जैसी डेंजरस बीमारी या बुरे कर्मों से आई वाली बीमारी नहीं है, ये नेचुरल बीमारी, इसमें क्या छुपाना है। इस संस्था के सिकल सेल फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं, तो लोगों में अवेयरनेस आने के लिए आप किस तरह के कदम उठाते हैं?
हम इसमें देखिए शुरू में हम लोग इनके पास जाते थे, इनकी तकलीफ समझते थे और मैंने ये पाया गया है कि ये बीमारी होने के लिए जो बच्चे पैदा हो उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि किस माँ के पेट में हम पैदा हो ये जो छोटा बच्चा है ये डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन माँ बाप तो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ये बच्चा चाहिए कि नहीं है। उसको जब वो पेट में रहता है उसकी यदि जांच हो जाती है, यदि हमको पता चलता है कि इसको सिकल सेल है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप को कोई पता ही नहीं है कि मेरे पेट में आएगा करके। क्यों कि जो माँ बाप आप देखे होंगे, जितने भी यहाँ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग या लेडीज़ देखती है, कोई भी बीमार नहीं दिखेगा, वो सब कैरियर है। वो इनमें कैपेसिटी होता है कि ऐसे बच्चों को जन्म दे। लेकिन यदि उनको पहले से किसी को जानकारी होती, सरकार इनको बोलती कि नहीं यार तुम अपनी जांच करा लो, इनको कंपल्शन करती, तो शायद इनके नसीब में आज जो दुर्भाग्य आया है या दुख आया है, ये आया है। इसमें क्या होता है, ये माँ बाप भी दुखी है और बच्चा तो दुखी है ही है। तकरीबन महाराष्ट्र के इसमें 20 जिले हैं, जिनमें गढ़चिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, औरंगाबाद, जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, ठाणे, रायगढ़, नांदेड़, हिंगोली, तकरीबन 20 जिलों के नाम दिए हैं। और ये सारी वो लिस्ट है जो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं। उन जातियों में सिकल सेल ये बीमारी नज़र आती है। सिकल सेल कहीं तो भी किसी एक कैटेगरी के लिए बाइंडेड ये बीमारी नहीं है। सिकल सेल हर किसी को हो सकता, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का आदमी हो, उसे सिकल सेल हो सकता है। आइए उन लोगों से जानते हैं जो वाकई में इस बीमारी के शिकार है, उनको किस तरह की तकलीफ होती है और क्या तकलीफ उन्हें होती है, ये उन्हीं की जुबान से जानते हैं। सिकल सेल जेव्हा येतो, सिकल सेल मुलगा जेव्हा जन्माला येतो, नंतर त्याचा सिकल सेल होतो, त्याने हळूहळू त्याला इतके असह्य वेदना होतात की तो त्राससुद्धा सहन नाही होत। त्याच्यानंतर कालांतराने त्याचा पाय पंग, आता समजा माझा पाय पंग झाला आहे, कालांतराने काय झालं की माझ्या पायाला थोडा त्रास झाला, नंतर खूप जास्त त्रास, असं आता चालायला पण खूप त्रास होतो आणि त्याच्यामुळे अपंगत्व, हिप जॉईंट खराब झालेला आहे। तर माझं हे म्हणणं आहे की जसं माझा पाय बॉल खराब झाला तसं बाकीच्या रुग्णांचा होऊ नको आणि त्याला ताबडतोब समजा डॉक्टर्स म्हणतात तर आर्थोलावर रेफर करा, त्याची ट्रीटमेंट चांगल्या प्रकारे झाली पाहिजे आणि त्याला चालतासुद्धा येत नाही आणि त्याला त्याच्यासाठी चांगली ट्रीटमेंट मिळेल, मेडिकलमध्ये चांगल्या प्रकारची ट्रीटमेंट मिळाली, जसं आर्थोपॅडिक्सची ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे, त्याला पुन्हा व्हीलचेअरवर आर्थोपॅडिक्सकडे तुम्ही घेऊन जा, म्हणजे ते त्यांच्या डॉक्टरांचं कार्य असायला पाहिजे, मेडिकल ऑफिसरचं कर्तव्य असायला पाहिजे। पुन्हा MRI, CT स्कॅन, सोनोग्राफी, इथे कोणाला पण जास्त वेळ लागता नको, त्यांना खूप असह्य वेदना असतात सिकल सेलच्या रुग्णाला, त्यांना ताबडतोब असं ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे, उपचार ताबडतोब व्हायला पाहिजे आणि कोणत्याही सिकल सेल रुग्णाचा पायात त्रास झाला तर त्याचा पाय तिथेच नाही का ताबडतोब बरा व्हायला पाहिजे, त्याला त्रास वाढता नको। सिकल सेलचं क्रायसिस येतात, पुन्हा पाण्यामध्ये भिजलं तर त्याचा हातपाय जॉईंट दुखायला लागतात, त्याच्यानंतर थंडी आली, थंडीमध्ये दुखायला लागतं थोडं आणि मग थोडं इतकं जास्त दुखतात की पेशंट आयसीयूमध्ये जातो, असंही वेदना होतं। म्हणजे इथे समजा हात दुखेल तर हात असं कामीच नाही करणार, फुल नाही होणार, काही नाही, समजा पायाला फुल नाही होणार काही। आता मागेच मला वाटते मार्चमध्ये ॲडमिट झालो होतो मी, तर मला मुवमेंटसुद्धा करतात ना, तर आता इकडला कट तिकडे बॅल्ट नव्हतं, असं पालटवून चालतासुद्धा नव्हतं, उठतासुद्धा नव्हतं, इतका असह्य वेदना होता सर। म्हणजे तो जो भाग असतो तो इतका त्रास होता भागाला की तो एकदम असा आकळून जातो, पूर्ण आकळून जातो की मुवमेंटसुद्धा होत नाही, इतका भयंकर त्रास होतो त्याच्यामध्ये सिकल सेल। राजीव गांधी निराधार योजनेमध्ये त्याचा लाभ देतो, त्याच्यामध्ये फक्त 600 रुपये महिना मिळतात आणि मेडिकलमधनं 15 दिवस आणि फॉलिक ॲसिड आणि झिंकोलॅक आणि हायड्रोक्सुरा हा औषध मिळतात, पण तिथे पण वारंवार गेलं तर कधी मिळतात कधी मिळतच नाही, कधी संपूनच जातात। तर मला वाटतं त्यांचा नंबर सुद्धा घेतला, मी फोन करतो त्यांना की येऊ का, कारण बाहेर गावून जावं लागते, ते म्हणतात आमच्याकडे औषधच अवेलेबल नाही। कहीं तो भी प्रशासन की तरफ से जिस तरह की मदद मिलती है वो मदद काफ़ी कम हो जाती है, उससे कई ज़्यादा खर्चा सिकल सेल के पेशेंट को हर महीने आता है। प्रशासन ने इस बारे में सोचना चाहिए, इन्हें जो मदद दी जाती है वो मदद तो काफ़ी अच्छी दी जा रही है, लेकिन उस मदद में इनका पूरा होता नहीं है, इस बारे में ध्यान प्रशासन ने देना चाहिए। जो गवर्नमेंट सोया है, जो आमदार मंत्री खासदार जो है वो सोया, उनको सिकल सेल डिसीज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। आवाज आपकी। मैं साकोली विभाग में MSCB में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर करके कार्यरत हूँ और मैं खुद सिकल सेल पेशेंट हूँ। पैटर्न है डबल एस पैटर्न है, उसमें 2 ही पैटर्न रहते हैं, SS और SA पैटर्न रहता है। एस बोलने से वो कैरियर रहता है, सिकल सेल कैरियर रहता है, और SS बोलने से सिकल सेल डिसीज बोला जाता है उसे, और मैं खुद उसका सफ़रर हूँ। ये हमारा ये जो रैली का उद्देश्य है और ये मेड़ावा का उद्देश्य एक ही है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, डॉक्टर को जागरूकता होना चाहिए, गवर्नमेंट को जागरूकता आना चाहिए। जो गवर्नमेंट सोया है, जो आमदार मंत्री खासदार जो है वो सोया, उनको सिकल सेल डिसीज़ के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। जितना ज्ञान हो अपना थैलेसीमिया को जानते हैं,
उससे बहुत ही 10% ही ओनली सिकल सेल के लिए वो उनका ध्यान है। हमारे डिमांड यही रहती है कि सिकल सेल जो पेशेंट है वो जनरली बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा है कि ये सिकल सेल डिसीज सिर्फ ये शेड्यूल कास्ट में नहीं है, हर जाति में है, 74 कास्ट में है, ये 26 जिले में है, महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में फैला, ये दक्षिण अफ्रीका में भी है। सिर्फ 5 साल से थोड़ा सा लोगों को पता है कि सिकल सेल डिजीज क्या है, वरना जो पहले जो धारणाएं थी लोगों में कि सिकल सेल क्राइसिस ये है तो मर रहा है, ऐसा ये था धारणा कि ये पेशेंट सिर्फ 10 साल या 15 साल या 12 साल में मरता है। और हमने ऐसे पेशेंट बहुत देखे हैं कि जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली, उसके वजह से उनका देहांत हुआ है, उनका देहांत हो गया। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रॉपर उसका हॉस्पिटल में उसका देखभाल किया जाता है तो वो पेशेंट बच जाता है। मैं खुद उसका सफ़र हूँ, मैंने प्राइवेट में किया करके मैं आज मेरा एज 54 ईयर्स है। लोगों में धारणा यही रहती है कि सिकल सेल पेशेंट है यानी इसका ये 10-12 साल में मरता है करके। मेरा यही मानना है कि उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट या उसकी केयर लिया जाए और तो सिकल सेल पेशेंट एक कभी भी अबव 55 या अबव 60 भी जी सकता है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आप साकोली में जॉब करते हैं, एमएससीबी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको तकलीफ हुई और वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया? नहीं, एक्चुअली प्रॉपर मेरा नागपुर में है करके अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मैं इमीडिएट मेरा खुद का ये करके मैं प्रॉपर इमीडिएट नागपुर में आ जाता हूँ और मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता हूँ खुद ही। लेकिन ग्रामीण रुग्णालय जो होते हैं उन रुग्णालयों में सिकल सेल के बारे में प्रॉपर ट्रीट किया जाता है या नहीं? इसमें अवेयरनेस ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि सिकल सेल क्या है करके। उनको वहाँ जो जीआर है गवर्नमेंट का कि फ्री ब्लड देना चाहिए सिकल सेल पेशेंट, वो भी जीआर उनको मालूम नहीं रहता है। डॉक्टर पूछता है ये क्या है। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि 1-2 बार कि डॉक्टर को मालूम नहीं था सिकल सेल क्या है करके। उनको थैलेसीमिया का थोड़ा आइडिया मालूम रहता। थैलेसीमिया यानी सिंधी लोगों के परिवार में आता है जनरली, वो अमीर लोगों का बिलोंग करते कम्युनिटी, उनका मालूम है। लेकिन सिकल सेल बोले तो उनको पता ही नहीं रहता और उनको बोलते कि ब्लड तो तुमको फ्री देना है, ये जीआर है, हम जीआर देते हैं उनको कभी कभी। यानी इतना अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट में, लोगों में, डॉक्टर में, इवन डॉक्टर के सिलेबस में डालना चाहिए। डॉक्टर के सिलेबस में सिर्फ सिकल सेल पे नाम है वो बोलते, लेकिन उसके डिटेल उनके थियोरी कुछ भी नहीं है। तो ये कहना है इनका कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ग्रामीण रुग्णालयों में इस बारे में पता ही नहीं होता है और पेशेंट को तकलीफ होती है, पेशेंट के साथ प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता, इसमें भी पेशेंट का ही नुकसान होता है। कुछ और भी लोगों से जानते हैं। आजपर्यंत सिकल सेल रुग्णांना एवढ्या अडचणी होतात की त्यांना फार त्रास सहन करावा लागते। आजपर्यंत सर 2007 आम्ही माननीय संपतजी रामटेके सिकल सेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष, आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमेशजी कटरे यांनी कुरखेड्याला बोलावून सिकल सेल रुग्णांच्या जीवनाविषयीची माहिती लोकांपर्यंत कशी पोहोचली जाईल याबद्दल लोकांमध्ये जनसंपर्क वाढवून डॉक्टर रमेश कटरे यांनी कुरखेडा तालुक्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली। आजपर्यंत कुरखेडा तालुक्यामध्ये सिकल सेल रुग्णांना मिनिमम 230 सिकल सेल डबल-एस पॅटर्न रुग्ण आहेत। त्याच्यापैकी 70 ते 80 रुग्णांना संजय गांधी निराधार योजना मिळते। आतापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 2000च्या जवळपास डबल-एस पॅटर्नचे रुग्ण आहेत आणि मिनिमम 10,000च्या जवळपास एस पॅटर्नचे रुग्ण आहेत। तर ह्या रुग्णांची दखल घेण्यासाठी शासनाने कटिबद्ध व्हायला पाहिजे। जेव्हा माझे पेपर असतात ना तर तेव्हा कसं माझे जॉईंट्स लिहू खूप दुखून जातात, तर त्याच्याने जो मला वेळ मिळतो परीक्षेसाठी 3 तासाचा वेळ मिळतो जो मला कमी पडतो, ज्यामुळे मला 12वीला मला 85% मिळण्याची शक्यता होती, पण माझे जॉईंट्स दुखल्यामुळे मी कमी लिहिलं आणि ज्यामुळे मला फक्त 54% मिळाले। तर हे कसं आम्हाला म्हणजे 1 तास आणखी वाढवायला पाहिजे अशी माझी गव्हर्नमेंटकडे हे आहे विनंती आहे। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं उनके साथ स्पेशली ट्रीट किया जाए। जैसा इनका खुद का अपना तजुर्बा है कि लिखावट के वक्त जब इनका 12th का एग्ज़ाम चल रहा था तब लिखते वक्त इनके जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया और वो उस तरीके से नहीं लिख पाई जितना उन्हें लिखना चाहिए। तो एक स्पेशली ट्रीट इनके लिए करनी चाहिए, इन्हें तकरीबन आधा-पौन घंटा एक्स्ट्रा देना चाहिए ताकि ये अपनी पहचान साबित कर सके। अपंगत्व इतर सिकल सेल रुग्णामध्ये एस पॅटर्न असलं तर जसं अस्थिव्यंग तर ते लोकांना ऑपरेशन करण्यासाठी पैसे नसतात, म्हणजे त्याचा खर्च खूप असतो 1-1.5 लाखापर्यंत, ते साधारण व्यक्ती नाही खर्च पोहोचू शकत। तर गव्हर्नमेंटनी ते आम्हाला मोफत ऑपरेशन करून द्यायला पाहिजे एवढीच विनंती मी सरकारला करते।
माझा एस पॅटर्न आहे आणि ते लहानपणापासूनच आहे. माझ्या आईला पण एस आहे, वडिलांना पण एस आहे. त्याचं मी पहिलं अपत्य असल्यामुळे डबल एस कॅरियर आहे मी आणि त्याच्यामुळे मला झालेलं आहे. माझ्या दोघा भावांना पण आहे आणि या परिस्थितीमध्ये मी शिक्षण घेत आहे, खूप स्ट्रगल करत आहे. तरी पण गव्हर्नमेंटने आमच्याकडे महिलांकडे खास करून सिकल सेल पेशंटकडे मुलं असो की मुलगी असो त्यांच्याकडे थोडं लक्ष देऊन आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे. माझ्या मुलाला सिकल सेल आहे. सिकल सेल हा असा हे आहे की कधीच कोणाच्या लक्षामध्ये येत नाही. ताप येतो, जास्ती असा त्रास होतो, त्याच्यामुळे लक्षात येते. त्याचं ब्लड तपासणी केली तेव्हाच लक्षात येते, नाही तर कोणी कोणी असे दगावून जातात. असा हा सिकल सेल आहे. आता कोणी म्हणतात की सिकल सेलवाल्यांना सगळ्या सवलती आहे, पण माझा मुलगा 30 वर्षाचा झाला, अजूनही कोणती सवलत मिळाली नाही आणि 12वीपर्यंत त्याचं शिक्षण झालेलं आहे. हे सिकल सेलमध्ये असं आहे का शिक्षण शिकत असताना कोणाची बी बुद्धी लागत नाही आणि त्याची कमजोरी होते प्रत्येक सिकल सेलवाल्याची. माझं शिक्षण तर पूर्ण होऊ शकलं नाही सिकल सेल असल्यामुळे, पण मी मेडिकलला जेव्हा पण मला त्रास होत असते तेव्हा कधी कधी मेडिकलला आम्ही गेलो असता तर डॉक्टर लोक या डॉक्टरांकडून त्या डॉक्टरांकडे पाठवतात आणि आमची केअरच करत नाही तिथे. आणि आपल्या या शहरामध्ये असं असूनसुद्धा खेड्यापाड्यांच्या लोकांचं काय होत असेल की आम्ही इथे असूनसुद्धा आम्हाला त्याची ट्रीटमेंट व्यवस्थित मिळत नाही आहे. माझ्या वेन्स नाही मिळत सर, तर त्या वेन्ससाठी मला प्रत्येक डॉक्टरांकडे पाठवले जाते की नाही तू तिथून करून आण, तू तिथून करून आण. असं करता करता वॉर्ड चेंज करतात पण ट्रीटमेंट पूर्ण करत नाही. मला असं वाटते की एकतरी हर एक विदर्भामध्ये जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहे तिथे सिकल सेलविषयी माहिती सांगणारे कोणीतरी असायला पाहिजे आणि काय काय सवलती लागू करत आहेत, काय नाही करत आहेत ते सगळं ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यांच्याकडनं माहिती मिळाली पाहिजे आम्हाला. सरकारने NGOला सिकल सेलचं डिपार्टमेंट दिलेलं आहे की तुम्ही त्यांच्यापर्यंत त्या योजना पोहोचवा, त्यांना मार्गदर्शन करा आणि अशा परिस्थितीत कौन्सिलरची सुद्धा निवड केलेली आहे सरकारी दवाखान्यांमध्ये. परंतु त्या कौन्सिलरसुद्धा काय अप्रशिक्षित असल्यामुळे ते बरोबर गायडन्स करू शकत नाही आहेत सिकल सेल पेशंटना. तर अशा परिस्थितीत सिकल सेल पेशंटनी काय करावं? तो 12 वर्षांनी मला झालेला आहे, त्यासाठी बरेच प्रयत्न केले मी. तेव्हा मुलबाळ झालं तर झालं सिकल सेल झालं. आवाज आपकी. नांदेडहून आलेलो. मला शासनाला एवढंच निवेदन आहे की शासनाने सिकल सेल या बिमारीला अपंगाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करावे आणि अपंगाला शासनाकडून जे जे सोयीसवलती मिळतात ते सिकल सेल पेशंटना मिळाल्या पाहिजेत. जर आपण 2 दिवसाची सुट्टी घेतली लगेच कामावर झालं जॉईंट की लगेच पुन्हा तब्येत केव्हा बिघडेल याचा या सिकल सेलच्या संदर्भात काहीही नेम नाही. ही बिमारी काही सांगूनच येत नाही की या सीझनमध्ये बिमार पाडायचं की त्या सीझनमध्ये रोगी बिमार पडतो, असं काही नाही. केव्हाही याला सिकल सेल क्रायसिस ज्याला आपण म्हणतो ते येतं आणि अशावेळी 2 दिवसाच्या रजेहून आपण जॉईंट झाल्यावरही पुन्हा कदाचित आपल्याला सुट्टीवर जाण्याची वेळ येते. अशावेळी अधिकाऱ्याच्या मनामध्ये या कर्मचाऱ्याच्या विषयी साशंकता निर्माण होते आणि ती मी अनुभवलेली आहे. म्हणून अशा म्हणजे या बिमारीच्या रुग्णांना कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून अतिरिक्त रजा मिळावी अशी माझी विनंती आहे. माझा मुलगा सिकल सेल रुग्ण आहे. त्याच्या या सिकल सेल आजारामुळे त्याचं एक लंग्स पूर्णपणे निकामी झालं आहे. या गोष्टीला जवळजवळ 3 वर्ष होण्यात आले, 3-4 वर्ष होण्यात आले. तर तो जेव्हा आजारी पडला तेव्हा KM हॉस्पिटल पुणे या ठिकाणी त्याचं ऑपरेशन केलं आणि कसाबसा त्याचा जीव वाचवला आणि आता सध्या तो एका लंग्सवर म्हणजे आहे. तो त्याला या आजाराच्या म्हणजे पहिल्यांदा शासनामार्फत 2009ला सिकल सेल डिसेंबर 9ला सिकल सेल तपासणी अंगणवाडीमध्ये झाली. त्यामध्ये त्याचा निगेटिव्ह रिपोर्ट आला. त्याच्यानंतर तो आजारी पडत राहिला. मग जेव्हा आजारी पडला तेव्हा त्याच्या पोटामध्ये पूर्ण छातीमध्ये निमोनिया झाला. त्याच्यामुळे त्याला एका साईडला पूर्ण पू झाला. तर त्या शहादा इथले डॉक्टर कुलकर्णी मॅडम यांनी बराच प्रयत्न करून तो पू काढण्याचा प्रयत्न केला, पण पू अतिशय घट्ट असल्यामुळे बाळाच्या जीवाला धोका संभवला. त्यांनी KM हॉस्पिटल पुणे डॉक्टर स्त्रोत्रिया यांच्याकडे पाठवलं आणि त्याचा जेमतेम जीव वाचवला मी. परंतु या बाबतीत बराच खर्च मला आलेला आहे. जवळजवळ 1.5 ते 2 लाख रुपये खर्च करून टाकले आणि वास्तविक ही जबाबदारी शासनाची. कारण पहिले निगेटिव्ह रिपोर्ट होता,
त्यांनी नंतर चेक केलं तर पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ असा झाला, पहिल्या रिपोर्ट जरी व्यवस्थित राहिला असता तर एखाद्या मुलाच्या बाळाचं हे लंग्स कामात होऊन गेलं नसतं. आता तो एका लंग्सवर जगते. मी वारंवार मुख्यमंत्री, आरोग्य विभाग, सर्व डिपार्टमेंटला याच्याबाबत सतत पाठपुरावा करत राहिलो, लेटर्स वगैरे दिलेले. परंतु आत्तापर्यंत तरी मला आहे ना या बाळाची आर्थिक मदत भेटली नाही. म्हणून मी 2013ला औरंगाबाद खंडपीठाला या बाबतीत याचिका दाखल आरोग्य विभागाबरोबर आणि वित्त सचिव मुख्यमंत्री यांच्यावर याचिका दाखल केलेली आहे. त्यांच्या कोर्टाचा निकाल अजून राखीव आहे. काय होतं, सध्या मुलाची परिस्थिती एकदम गंभीर आहे. कसं तरी शाळेत पाठवतो. तो 12 वर्षाचा असून तो 12 वर्षांनी मला झालेला आहे. त्यासाठी बरेच प्रयत्न केले मी. तेव्हा मुलबाळ झालं तर झालं, सिकल सेल झालं. बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्न करतोय, पाठपुरावा करतोय, प्रत्येक कागदपत्र वगैरे पाठवतोय. त्यांचं लेटर आलं, त्यांनी खुलासा केला, पण अजूनपर्यंत जरा नाही झालं. त्याला आणि इथं आणणार होतो पण आजारी येतो. मी दारिद्र्यरेषेखाली असून पूर्ण खर्च, दररोजचा जो खर्च आहे, मुलाला जास्तीत जास्त चांगलं कसं खाता येईल, त्याला व्हिटॅमिन्सयुक्त कसं पदार्थ देता येईल याच्यावर माझा भर असतो. श्री संपतराम त्यागी साहेब यांच्याशी धडगत माझा संबंध झाला आणि त्यांच्या या पूर्ण सिकल सेल अभियानाबद्दल मला माहिती कळाली. आणि एक पॉईंट मुलाला कसं वागवायचं, कसं काय करायचं, कसं लक्ष ठेवायचं त्याच्या आरोग्यावर, असा प्रयत्न करीत असतो. पण सध्या माझी कंडिशन सर फार वाईट आहे. इन्होंने कई बार और लगातार प्रशासन से इस बात की फुहार की कि इन्हें इनके बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए प्रशासन ने मदद करनी चाहिए. मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों से इन्होंने गुजारिश की, लेकिन कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. क्या सत्ताधारी लोग सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए लोगों से वादे करते हैं? अगर वाकई में वो लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ये वो लोग हैं जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है, और ये लोग चाहते हैं इन्हें मदद मिले. आवाज़ इंडिया टीवी के ज़रिए ये प्रोग्राम जो भी कोई देख रहा है, उनसे एक गुजारिश है कि अगर वाकई में वो चाहते हैं इनकी मदद करें तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम इनका एड्रेस और डिटेल आपको स्क्रीन पे दे ही देंगे. जो कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, इनके बच्चे को तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा लग चुका है, जो कि एफर्ट नहीं कर सकते थे. कई लोगों के पास हाथ पैर जोड़ने के बाद इनके पास वो पैसा आया. आज इनका बच्चा, जो इनका जिगर का टुकड़ा है, वो सिर्फ एक ही लंग्स के ऊपर जी रहा है. तो आम इंसान से जो भी दान करने की भूमिका रखते हैं, उन सब से ये आवाज़ इंडिया टीवी की गुजारिश है कि वो इन्हें आवाज़ इंडिया टीवी के ज़रिए मदद कर सकते हैं. सबसे पहले ये कहूँगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सिकल सेल के मरीज है तो गढ़चिरोली ज़िले में. मुझे ये कहना है कि महाराष्ट्र के 19 ज़िले में सिकल सेल से प्रभावित होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में की सरकार ने यहाँ एक जो भी ज़िले सिकल सेल से प्रभावित है, उन ज़िले में सिकल सेल फिरते वैद्यकीय पथक के मार्फत हर SS पैटर्न का रुग्ण के घर जाकर उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट घर पहुंचा, 1 महीने का कोटा घर पहुंचाने को होना, और उनको इस योजना के माध्यम से उसका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, यही महाराष्ट्र शासन से अपेक्षा करते हैं. सिकल सेल मरीज जब बीमार गिरता है, उनके हाथ पाँव जब, तो उनका हीमोग्लोबिन जो है वो डाउन होता है. कम उसका होने की वजह से उसको वेदना ज़्यादा प्रमाण में होती है. इतना पेन होता है कि वो बहुत तड़पता है. इसलिए उसको मेंटेन के लिए कम से कम अभी प्रतिबंध के माध्यम से ही
फॉलिक एसिड की टैबलेट उनको अच्छे क्वालिटी की, अच्छे कंपनी की उनको दवा मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको संजय गांधी निराधार योजना मिलता है। शासन के निर्णय यह है कि एक घर में 3-3, 4-4 पेशेंट डबल एस पैटर्न के बाद उनको एक व्यक्ति को 600 रुपये मिलता है। 4 व्यक्ति रहे या 3 व्यक्ति रहे उनको 900 रुपये मिलता है सिर पर। यही भेदभाव है, वहाँ भी शासन ने सुधारना करने को होना। तो ये दास्तां थी सिकल सेल के पेशेंट्स की। कहीं तो भी महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की अगर बात करें, वो इन्हें मदद तो कर रहा है। संजय गांधी निराधार योजना के तहत इन्हें मदद तो दी जा रही है, लेकिन मदद काफ़ी कम दी जा रही है। महाराष्ट्र में अगर एक सर्वे किया जाए तो काफ़ी सारे पेशेंट सिकल सेल के पेशेंट निकल सकते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं तो भी इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। मदद तो प्रशासन कर रहा है, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की नहीं कर पा रहा है। स्थिति ही कुछ ऐसी है। मात्र 600 रुपये की मदद इन्हें दी जा रही है, वो भी उन लोगों को ही दी जा रही है जिन लोगों के नाम पहुंच चुके। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन तक मदद ही नहीं पहुंच पा रही है। और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स की अगर बात की जाए तो वो टैबलेट्स मार्केट में भी अवेलेबल कम होती है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे भी कम अवेलेबल होती है। उसके तहत इन पेशेंट को दर बदर घूमना पड़ता है। प्रशासन ने इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। सिकल सेल के पेशेंट को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से हैंडीकैप्ड पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। उन्हें वो सारी सहूलतें देनी चाहिए जिस तरह हैंडीकैप्ड पेशेंट्स को दी जाती है। यही इनकी मांग है। इन छोटी छोटी मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन से पुकार लगाते हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। प्रशासन से गुजारिश, इन सभी की तरफ से आवाज़ इंडिया टीवी की भी ये गुजारिश है कि प्रशासन ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए और इनके पक्ष में कुछ ना कुछ निर्णय लेने चाहिए। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहीं रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच नई समस्याओं के साथ। तब तक जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।